हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर, जहां पर हम चर्चा करेंगे यूपीएससी मेंस के कंपलसरी पेपर के बारे में। देखो, अगर आप कभी यूट्यूब या कहीं पर भी सर्च करते हो, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी इस पेपर के बारे में मिलती नहीं है, राइट। बाकी सारा तो कंटेंट आपको सब जगह देखने को मिल जाता है, पर इसके रिगार्डिंग बहुत कम इंफॉर्मेशन होती है। एंड कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि स्टूडेंट्स पहली बार जब पेपर देने जाते हैं, तभी पहली बार पेपर में इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि हाँ, ये एग्ज़ाम होता कैसे है या कितने मार्क्स का होता है। कई बार ऐसी चीज़ें हमें पहले से पता नहीं होती, तो शायद इस एग्ज़ाम में हम उतना अच्छा नहीं कर पाते। तो चिंता की कोई बात नहीं है। आज बिल्कुल एक छोटा सा ही वीडियो रहेगा, जिसके अंदर मैं कंपलसरी पेपर के बारे में पूर्ण रूप से आपको जानकारी दे दूंगा कि आखिर ये पेपर होता क्या है, कितने मार्क्स का होता है, कितने टाइम का होता है, प्लस एट द सेम टाइम इस एग्जाम के अंदर अच्छा करने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। ठीक है। थोड़ा सा जो फोकस होगा ना मेरा, वो इंग्लिश वाले पार्ट पे होगा। मैं आपको समझा दूंगा, अभी 5 मिनट वेट कीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं। ठीक है। देखो, मैं आपको पहले ना यूपीएससी के एनुअल कैलेंडर पे लेके चलता हूं। जैसे अभी 2024 के हिसाब से अगर हम देखें, यूपीएससी का एनुअल कैलेंडर आपके सामने है। यहां पर आप नोटिस कर पाओगे कि अगर मैं हाईलाइट करूं यहां पे, ये वाला रीजन सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम 2024 वाला जो पार्ट है, इसको अगर मैं आपके सामने हाईलाइट करूं ना, तो आपको नोटिस करने को मिलेगा कि इस बार का जो मेंस है वो 20 सितंबर से स्टार्ट है और ये 5 दिन चलेगा। मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। तो होगा दरअसल में पता क्या, जब आपका मेंस आप लिखना स्टार्ट करोगे, तो 20 सितंबर को आपका पहला पेपर होगा एसए का। ये पेपर होगा सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच में, जहां पर आप एसए लिखोगे। ठीक है। फिर उसके अगले दिन 21 सितंबर को आपके दो एग्जाम्स होंगे, जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड जनरल स्टडीज पेपर 2। जीएस 1 आप जानते होंगे, यहां पर आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, ये सब टॉपिक्स आपके देखने को मिलते हैं। जीएस 2 के अंदर आपका पॉलिटी, आईआर, राइट, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, ये सब आ गया। फिर जो तीसरा दिन होता है, वहां पर आपका जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 होता है, जहां पर आप इकोनॉमी, राइट, एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहां देखने को मिलते हैं। एंड आखिरी आपका पेपर होता है एथिक्स का। तो ये तो पहला वाला हफ्ता हो गया, जहां पर फ्राइडे को एसए, सैटरडे को जीएस 1 और जीएस 2 एंड संडे को आपका जीएस 3 और जीएस 4 का एग्जाम होता है। इसके बाद पता क्या होता है, इसके बाद आपके पास 5 दिनों का ब्रेक होता है। यानी कि 22 के बाद ना, जो 23 से लेकर 5 दिन, 23, 24, 25, 26, 27, ये 23 से 27 सितंबर का जो टाइम है, ये आपके लिए ब्रेक का टाइम होगा। जब आप ये 5 पेपर देने के बाद ये 5 दिन की आपको ब्रेक मिलेगी, उसके बाद उसके नेक्स्ट वीक क्या होता है, उसके नेक्स्ट वीक आपके ये 4 एग्जाम्स बच जाते हैं। 28 सितंबर को आपके दो एग्जाम्स होते हैं कंपलसरी वाले, 29 सितंबर को आपके दो ऑप्शनल पेपर के होते हैं। मान लो आपका अगर सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, तो सोशियोलॉजी का पेपर 1 सुबह 9 से 12 एंड सोशियोलॉजी का पेपर 2 आपका दोपहर में 2 से 5। तो बाकी सब चीजों का तो आपको आइडिया होता है। ये दो एग्जाम्स ऐसे हैं जिनका अक्सर बच्चों को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता, एंड हम शायद अपनी तैयारी में इनको पढ़ते भी नहीं है, राइट। तो थोड़ा सा मैं ना इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेता हूं। स्पेशली मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आज चर्चा करूंगा। एक्चुअल में क्या होता है, ये वाला जो सुबह वाला एग्जाम होता है आपका 28 सितंबर का, इसको बोलते हैं कंपलसरी पेपर 1। एंड ये होता है आपका कोई भी इंडियन लैंग्वेज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आप ना इसके रिगार्डिंग आप चूज करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने हिंदी चूज किया है, तो ये आपका हिंदी का एग्जाम होगा। आपने और पंजाबी हो गया, या आपने और भी कोई भाषा आपने चूज करी है, तो वो आप यहाँ पे कंपल्सरी लैंग्वेज पेपर 1 के अंदर आप उसको लिखोगे। ये होता है सुबह 9 से 12 एंड ये होता है टोटल 300 मार्क्स का। ये मैं मार्क्स क्यों एम्फोसाइज कर रहा हूं, क्योंकि बच्चों को आइडिया नहीं होता। आप बाकी के पेपर्स देखो ना, जैसे एसए 250 मार्क्स का, GS 1, 2, 3, 4, ये सारे 250 मार्क्स के, आपका ऑप्शनल भी 250 और 250 मार्क्स का। पर ये जो आपका पेपर होता है, ये 300 मार्क्स का होता है, जहां पर हम कभी हमारी कोई भी जो इंडियन लैंग्वेज जो हम चूज करेंगे, उसके अंदर हमें ये एग्जाम लिखना होता है, राइट। पर आज हमारा चर्चा का विषय क्या है, आज हमारा चर्चा का विषय ये वाला एग्जाम। ये एग्जाम होता है कंपलसरी पेपर, किस चीज का, इंग्लिश का।
ये सारे स्टूडेंट्स को ये इंग्लिश ही देना पड़ता है, जो 28 सितंबर को दोपहर का पेपर होता है। ठीक है, तो इंग्लिश कंपलसरी पेपर ये होता है दोपहर 2 to 5 PM। इस बार 28 सितंबर को ये एग्जाम होने जा रहा है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर क्या ये एग्जाम देने जरूरी है? हाँ बिल्कुल, अरे कंपलसरी पेपर्स हैं तो देने एग्जाम जरूरी हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। पर जब मैं बात करता हूं ना, जब मैं बात करता हूं आपके मार्कशीट की, या जो आपका रैंक बनेगा, उस रैंक के अंदर इन दोनों को कंसिडर नहीं किया जाता। यानी कि आप लोगों ने अपनी अगर मार्कशीट देखी होगी, मैं आपको एक सैंपल बताता हूं, अगर आपने किसी टॉपर की लेट से मार्कशीट देखी होगी, तो उस मार्कशीट में क्या क्या मेंशन होता है? उसमें मेंशन होता है एसए के मार्क्स, उसमें मेंशन होते हैं आपके जनरल स्टडीज पेपर 1 के, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 एंड आपका ऑप्शनल 1 एंड आपका ऑप्शनल 2। ये आपके ना टोटल 7 पेपर हुए एंड हर एग्जाम की वेटेज होती है 250। तो इस तरह से आपका जो मेंस की कट ऑफ बनती है वो इस तरह से 1750 मार्क्स से बनती है। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर रैंक हमारा इन पेपर से डिसाइड हो रहा है, तो ये पेपर्स क्यों दिए गए हैं? देखो एक्चुअल में है पता क्या, ये पेपर देने कंपलसरी हैं एंड आपको यहां पर 75 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। देखो ये पेपर भी आपका 300 मार्क्स का एंड ये पेपर भी आपका 300 मार्क्स का, जो कंपलसरी पेपर्स हैं। अगर इन दोनों पेपर्स के अंदर आप 25% मार्क्स, जो कि आपका 300 का 25% वो 75 मार्क्स बनता है, अगर आप इन पेपर्स में 75 मार्क्स नहीं लेकर आ पाए ना, तो आपके बाकी पेपर चेक ही नहीं होंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो कहने का मेरा अर्थ ये है कि ये वाले पेपर्स आपके लिए आपके रैंक डिसाइड नहीं करते, पर इतना जरूर है कि अगर आप इनमें फेल हो जाओगे तो आपके बाकी पेपर चेक ही नहीं होंगे। तो यानी कि ना हमें बस इतना इंश्योर करना है कि जो कट ऑफ दी गई है यूपीएससी के द्वारा यहाँ पे 75 नंबर की, यानी कि 25% मार्क्स हमें ज्यादा स्कोर करना है, दैट इज इट। फिर 300 में से आप 250 ला रहे हो, 350 ला रहे हो, 100 ला रहे हो, 150 ला रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, हमें इस नंबर से ऊपर मार्क्स लाने हैं। अगर ये नहीं ला पाओगे फिर आपका बाकी पेपर चेक ही नहीं होंगे एंड बाकी में जितना मर्जी आपने स्कोर किया हो वो मैटर ही नहीं करेगा। ठीक है, तो पहली चीज तो आई होप सबको ये समझ आ गई होगी कि हाँ ये पेपर जरूरी है, बट इतना भी नहीं है कि बिल्कुल हमें बेस्ट परफॉर्म करना है। कट ऑफ से एक डिसेंट नंबर हमें अच्छा परफॉर्म कर लोगे तो चीजें सॉर्टेड है। पहली बात तो आई होप ये सबको क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है, ये दोनों के लिए वैलिड है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, आपकी इंडियन लैंग्वेज के लिए भी और आपकी इंग्लिश के लिए भी। आज मैं जो चर्चा करूंगा वो आपके साथ करूंगा हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर के रिगार्डिंग। चलिए एक काम करते हैं, सिलेबस समझते हैं कि आखिर ये जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है इसका क्या क्या हमें सिलेबस देखने को मिलता है। देखिए, ये अगर आप यूपीएससी का सिलेबस ओपन करोगे और डाउनलोड करोगे यूपीएससी की नोटिफिकेशन, उसमें जो यूपीएससी ने चीजें मेंशन कर रखी हैं पहले एक बार उनको देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडियन लैंग्वेज वाला पेपर जो मैंने बताया आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा 9 से 12 एंड आपका 2 से 5 होगा आपका इंग्लिश का। यूपीएससी ने खुद यहां पे लिखा गया है कि यहां पर हम कोशिश कर पा रहे हैं कि क्या बच्चे अलग अलग चीजें पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसा तो नहीं कि कोई पर्सन है कल को वो आईएएस बनने के लिए वो बनेगा तो क्या उसको इंग्लिश आनी चाहिए बेसिक, तो राइट, ये चीजें यहां पे पूछी जाती हैं। तो आपका जो इंग्लिश वाला पेपर होता है ना, यहां पर आपको चेक करने के लिए ये मेजरली 4 चीजें होती है। एक हो गया आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है ना, आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दे दिया जाएगा, आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, आपको उस पैसेज को पढ़ना होगा एंड फिर उसके बाद कुछ सवाल पूछे गए होंगे, उन सवालों का आपको जवाब देना होगा। एक कॉम्पोनेंट ये बन गया। उसके अलावा एक होता है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग मतलब क्या होता है, एक बड़ा सा आपको पैसेज कह लो, मतलब मल्टीपल पैसेजेस का एक ओवरऑल आपको एक आर्टिकल दिया होगा। अब आर्टिकल दिया होगा लेट्स से 800-900 वर्ड्स के अंदर, बहुत बड़ा होगा ना, आपको उसको 1/3 वर्ड्स में बताना है। कई बार होता है ना, जैसे मान लो कि मैं आपको बोलता हूं कि बड़ी सी मैंने स्टोरी बताई आपको वो स्टोरी छोटे करके मुझे बतानी है। ये होता है प्रेसी का मतलब। जैसे 900 वर्ड्स का है, अगर 900 वर्ड्स का पूरा वो पैसेज है, आपको समराइज करके मुझे वो 300 वर्ड्स में प्रेजेंट करना है। ये हो गया सेकंड वाला। तीसरा हमारा रहता है यूजेज एंड वोकैबुलरी। जैसे कुछ शब्दों के यहाँ पे सिनोनिम्स हमसे पूछे जा सकते हैं, इंटोनिम्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, विपरीत शब्द हो गया, आपके पर्यायवाची शब्द हो गया, इंग्लिश के अंदर ये पूछे जा सकते हैं। आपका कोई सेंटेंस आपको दे देंगे, पूछेंगे कि उसमें गलती क्या है, उसको ठीक करके उस सही सेंटेंस को बताइए, राइट। एंड आखिरी एक चीज रहती है वो होते हैं आपके एसे।
तो ऐसे आपको लिखने यहाँ पे पड़ेंगे। 4 ऑप्शंस आएंगे, उनमें से आपको एक ऐसे चूज करना होगा। एक एक करके डिटेल में इनके बारे में चर्चा करेंगे। पर मैं फिर भी ना एक चीज आपको बता दूं, आप में से कुछ एक बच्चे ऐसे होंगे जो शायद इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स होंगे, मतलब वो अपना जीएस पेपर 1 2 3 4 और बाकी पेपर्स आपके इंग्लिश में लिख रहे होंगे। कुछ एक ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो शायद हिंदी के अंदर ये अपना माध्यम होगा उनका, हिंदी माध्यम के छात्र होंगे जो हिंदी माध्यम के अंदर अपना बाकी पेपर्स लिख रहे होंगे। तो देखो जो इंग्लिश वाले एस्पिरेंट्स है ना, उनको यहाँ पे ये इंग्लिश वाले पेपर के अंदर बहुत दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आपकी ना मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि आप बाकी पेपर्स में इंग्लिश में लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन वो ऑलरेडी अच्छी होगी। जो लोग हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे इस पेपर में थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने शुरुआत से ही लेके अब तक हर चीज हमने हिंदी में ही पढ़ी होती है, एंड उस वजह से जब हमारे सामने इंग्लिश के अंदर आंसर्स लिखने होते हैं या ऐसे लिखना होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन करना होता है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उन लोगों को इंग्लिश पेपर जो कंपलसरी पेपर है उसके बारे में थोड़ा पढ़ना, थोड़ा रिसर्च करना, थोड़ा सा और स्टडी करना जरूरी हो जाता है, ताकि वो इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर 25% जो मार्क्स हैं, 75 मार्क्स बेसिकली, वो अच्छे से अचीव कर पाए। ठीक है, आइए थोड़ा सा अब इसको डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। यूपीएससी ने ही मेंशन किया हुआ है कि आपको इंग्लिश के अंदर ही आंसर करना होगा, अदरवाइज अगर मेंशन होगा तो क्वालिफाइंग नेचर के ही होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। एंड रैंक निकालने के लिए इनके अंदर मार्क्स जो भी आपके आते हैं उनको काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, ये देखो इसकी मैंने 2023 का आपके सामने क्वेश्चन पेपर भी लेके आया हूं। यहां पे आप इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। राइट, पहला तो आपको नोटिस करना होगा कि ये पेपर जैसे मैंने आपको बताया ये टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है, 250 का नहीं होता। आंसर्स आपको केवल और केवल यहां पे इंग्लिश में ही आपको लिखने होते हैं। ठीक है, वर्ड लिमिट आप एडहेयर कीजिए, यूपीएससी ने स्पेसिफिक बोल दिया है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे की ना यूपीएससी लिमिट बताता है कितने वर्ड में आपको ऐसे लिखना है, उसको एक्सीड नहीं करना होता। एक्सीड करोगे तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत आ सकती है। इसी तरह से प्रेसी की भी वो यहाँ पे आपको वर्ड लिमिट देगा, तो उसको भी हमें उसी वर्ड लिमिट के अंदर लिखना होगा, उस वर्ड लिमिट को हम एक्सीड नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर कुछ ब्लैंक छोड़ना हो तो वी कैन ऑलवेज क्लियरली स्टक इट ऑफ। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ओवरऑल डिवाइड होता है पेपर, जैसा मैंने आपको कहा टोटल 300 मार्क्स का आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। इन 300 मार्क्स में से आपका एक जो ऐसे होगा वो 100 मार्क्स का रहेगा, तो यानी कि 1/3 नंबर तो आपके पेपर में यहीं से आ रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये 75 मार्क्स का, प्रेसी राइटिंग भी 75 मार्क्स का, एंड आखिरी में जो आपके यूजेज एंड वोकैबुलरी होता है ये 50 मार्क्स का आता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने ऐसे से। ठीक है, ऐसे की देखो अगर मैं बात करूं ना, तो ऐसे में जैसे यूपीएससी अगर मैं बात करूं 2023 के पेपर की, तो यहां पर ना उसने हमें 4 ऑप्शंस दिए और साथ में ही ये मेंशन किया कि भैया 600 शब्दों के अंदर आपको ये ऐसे लिखना है। देखो नॉर्मली जो मैंने नोटिस किया है ना, वो लगभग यहां पे आपको 6 से 7 पेजेस मिलते हैं ऐसे लिखने के लिए, यानी कि हर पेज के ऊपर आप रफली 100 वर्ड्स आप लिख पाओगे इस ऐसे के रिगार्डिंग। अब आपने नोटिस किया होगा, देखो आप लोग तो ऐसे लिखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल जो सबसे पहला एग्जाम था जनरल स्टडीज पेपर से भी पहला जो एग्जाम आपको फ्राइडे को देखने को मिला, 20 सितंबर को जब आप लिखोगे तो सबसे पहला एग्जाम आप ऐसे का ही लिखोगे। राइट, उसके लिए तो आप खूब तैयारी करते हो, अच्छे अच्छे कोटेशन, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आप लेके चलते हो। राइट, कुछ अच्छे से टॉपिक चूज करने की कोशिश करते हो। सिमिलर चीज आप यहां भी कर सकते हो, पर एक्चुअल में ना यहां पर जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि आप कहीं पर कुछ गलत वर्ब्स या कुछ गलत सेंटेंसेस का इस्तेमाल तो नहीं कर पा रहे। राइट, यहां पर देखो ज्यादा फोकस इस चीज के ऊपर नहीं है कि आप कितनी फ्लावरी लैंग्वेज लिख रहे हो, कितना कि इतने भारी भरकम आप शब्दों का यूज कर रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है कि आप जो सेंटेंस लिख पा रहे हो क्या उसमें सही सेंटेंस फॉर्मेशन है या नहीं है, क्या प्रॉपर वर्ब्स आपने यूज करी हैं, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं किए आपने। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो ये चीजों का आप खास ध्यान रखना कि सेंटेंस करेक्ट आपका होना चाहिए, उसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। तो यहां पर क्या कर सकते हैं हम, जो भी आपको जैसे यहां पे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में पूछा गया, मल्टीप्लेक्सेस के फ्यूचर के बारे में पूछा गया है, ग्लोबल वार्मिंग हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, सोशल मीडिया के बारे में हमें पता होता है, एंड ये यहाँ पे हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड।
अब देखो, अगर आप पिछले कुछ सालों के पेपर्स आप ट्रैक रख रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा जो एसए वाला पेपर होता है जो 20 सितंबर को आपका होगा, वहां पर तो बहुत फिलोसफिकल टॉपिक्स आते हैं। कई बार ऐसे टॉपिक्स आते हैं कि समझ ही नहीं आता कि क्या पूछा गया है। ठीक है ना, जैसे पिछले सालों के अंदर पूछा गया था, देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस, है ना। और भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे यूपीएससी हमारे सामने पूछता है जो कि सब्जेक्ट टू कई बार इंटरप्रिटेशन भी होते हैं। पर इन केस ऑफ द इंग्लिश कंपलसरी पेपर हम नोटिस कर रहे हैं कि बहुत ही इजी टॉपिक्स हमसे पूछे गए हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हम जीएस पेपर 3 के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर बहुत डिटेल में चर्चा करते हैं। सोशल मीडिया तो हम बार बार डिस्कशन करते रहते हैं। तो यानी कि ना हमारे पास टॉपिक्स यहाँ पे आसान होते हैं। एंड इसका एक रीजन भी है, ये एक्चुअल में पेपर जो बनाया गया है इसलिए बनाया गया है ये जानने के लिए कि आप इंग्लिश के अंदर कितना कंफर्टेबल हो, क्या एक सर्टेन मिनिमम लेवल से ऊपर आपको इंग्लिश आती है। दैट इज द पर्पस। और इस वजह से इस तरह के आपको एसेस देखने को मिल जाते हैं। मैं फिर से आपको रिआइट्रेट कर दूं, फोकस शुड ऑलवेज बी ऑन आपका कि किस तरह से आप सेंटेंस सही करेक्ट मैनर के अंदर आप एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट कर पा रहे हो। अब इंपॉर्टेंट पता क्या है इसकी, अगर मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊं कि कैसे आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हो। आपको ना देखो, रफली 3 घंटे का पेपर है आपका, राइट, एंड 100 मार्क्स आपके टोटल ऐसे के ही हैं। तो आप अच्छा खासा टाइम दे सकते हो ये 6 से 7 पेजेस लिखने के लिए ऐसे के रिगार्डिंग। तो बेसिकली आपको कोशिश ये करनी है कि आपकी जो आंसर शीट होगी वहां पर ना लास्ट में आपको यूपीएससी कुछ ब्लैंक पेजेस देता है, यानी कि कुछ खाली पेजेस होते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक टॉपिक चूज करना है जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। लेट्स से आप सोशल मीडिया के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, तो आपको क्या करना है, आपको ये पूरा टॉपिक एक बार इस एक ब्लैंक पेज के ऊपर लिख लेना है। ठीक है, एक बार आपने यहां पे लिख लिया ये टॉपिक के बारे में। अब आप ना थोड़ा सा अपने दिमाग को थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म कीजिए कि क्या चीजें पता है मुझे इस टॉपिक के रिगार्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे सोशल मीडिया एंड द मार्केटिंग ऑफ सेल्फ है, या फिर अगर आप लेट्स से ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ रहे हो इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, तो थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करो इस चीज के बारे में कि ये पूछ क्या रहा है। तो जब भी आप ऐसे लिखोगे ना, आपके दिमाग में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं कैसे इस पर्टिकुलर टॉपिक को इंट्रोड्यूस करूंगा, क्या मेरी बॉडी रहेगी इस चीज के रिगार्डिंग, एंड इन द एंड क्या मेरा कंक्लूजन रहने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जब भी आप कभी आर्टिकल्स पढ़ते हो या कुछ भी आप कई बार न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हो, तो आप नोटिस करते हो कि एक बहुत ही लॉजिकल कोहेरेंस होता है हर चीज के अंदर। पहले कोई चीज लिखी गई होती है, उसका कनेक्शन आगे वाली चीज के साथ होता है, फिर आगे कनेक्शन बनता है, एंड इन दी एंड एक हमारे पास इन्फ्रेंस या एक अच्छा कंक्लूजन देखने को मिल जाता है, मिलता है ना। तो ये चीज एक लॉजिकल फ्लो ऑफ सीक्वेंस हमारे ऐसे के अंदर होगा, तो एग्जामिनर को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा एंड अकॉर्डिंगली वो आपको मार्क्स भी ज्यादा दे पाएगा। कई बार बच्चों को काफी दिक्कत आती है इस ब्रेनस्टॉर्मिंग के प्रोसेस के अंदर, समझ नहीं पाते कि यार कैसे कुछ नए नए पॉइंट्स जनरेट करें। देखो, जब भी आपको ये दिक्कत आए ना कि आपके सामने पॉइंट्स नहीं आ पा रहे या फिर आप सोच नहीं पा रहे, आप एक बार क्या करो, अपने यूपीएससी के सिलेबस को याद करो। क्या मतलब सर? देखो, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि आप यूपीएससी में बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, राइट, सोसाइटी पढ़ते हो। इस तरह बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ती हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हो। कहीं ना कहीं जब आप ये सारी चीजें पढ़ते हो, आपके दिमाग में चीजें होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हो, तो सोशल मीडिया का कुछ क्या पॉलिटिकल एंगल है, कुछ इकोनॉमिक एंगल है, कुछ सोशल एंगल है क्या, कुछ टेक्नोलॉजिकल एंगल है क्या, कुछ एनवायरनमेंट के ऊपर इसका इंपैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, या कुछ हिस्ट्री के रिगार्डिंग आप चल सकते हो कि मीडिया पहले ऐसा था, अब आजकल सोशल मीडिया ऐसा हो गया है। पॉलिटिक्स के अंदर आप देख पाओगे, वैसे तो ये टॉपिक थोड़ा अलग है, बट मैं फिर भी आपको बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि आप सोच सकते हो यार पहले मीडिया ऐसे पॉलिटिक्स में रोल प्ले करता था, आज के समय सोशल मीडिया ऐसे रोल प्ले कर रहा है। तो डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ये जो आपका एथिक्स भी है इसी तरह से, ये जो आपका जीएस सिलेबस है ना, ये आपको पॉइंट जनरेट करने में हेल्प करेगा। तो यानी कि जो बॉडी वाला पार्ट है ना, वो लिखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर हमने अपने जनरल स्टडीज के अंदर, अपने एसे के अंदर, अपने एथिक्स के अंदर, अपने ऑप्शनल के अंदर भी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं जो कि हमें एक अच्छी बॉडी लिखने में मदद करती हैं। बस कोशिश ये करनी है कि बॉडी ना, जब भी आप लिखो, आप कनेक्टिंग डॉट्स जरूर उसमें फिट करो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने एक पैसेज लिख दिया एंड दूसरा पैसेज उससे बिल्कुल अलग है। नहीं, पहले पैसेज और दूसरे पैसेज का एक लिंकेज होना चाहिए, दूसरे का तीसरे के साथ। ऐसे जब एक कड़ी से कड़ी आप जोड़ोगे ना, तो आप रियलाइज करोगे कि इस चीज के अंदर आप एक बहुत अच्छा ऐसे लिख रहे हो जो पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है।
अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा समय लेके इन ब्लैंक पेजेस के अंदर एक इंट्रोडक्शन सोच सकते हो कि कैसे इंट्रोडक्शन लिखने में अच्छी दिख रही है, जो कि कहीं ना कहीं आपको बॉडी के साथ लिंकेज भी कर रही है। ठीक है, कई बार होता है ना कि आपने बॉडी में जो चीजें लिखी होती हैं उसको आपने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस कर दिया कि मे बी इस एस्से में हम क्या करने जा रहे हैं, या फिर कई बार आप छोटी सी कहानी के साथ, बिल्कुल आधे पेज की कहानी के साथ भी शुरुआत करी जा सकती है, राइट। एंड इन दी एंड एक अच्छा सा कंक्लूजन, जो भी आप कंक्लूजन लिखोगे वो एक फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन होना चाहिए कि हम फ्यूचर में कहाँ या किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। क्या हमें आने वाले समय में करना चाहिए ताकि हम एज अ कंट्री, एज अ वर्ल्ड और अच्छा कर पाए। तो अगर ये कुछ पॉइंटर्स हमारे दिमाग में होंगे तो हम अच्छा आंसर लिख पाएंगे। इंपॉर्टेंट बात मैंने जो बोली वो ये है कि आपको क्या करना होगा, इन ब्लैंक पेजेस के ऊपर एक तरह से अपने एसे का एक रफ ड्राफ्ट बनाना चाहिए। जो भी आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले पॉइंट्स होंगे वो आप पहले ही कर लोगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो आप अगर 1 घंटा दे रहे हो ना, एग्जांपल है पूरा, कि मान लो आप 60 मिनट दे रहे हो एक एसे को लिखने के लिए, तो पहले आप 10 मिनट ना अच्छे से ब्रेनस्टॉर्म कर लीजिए कि उस एसे के अंदर मुझे क्या क्या डायमेंशंस या क्या क्या पॉइंटर्स अपने एसे में डालने हैं। अदरवाइज होता पता क्या है, हमारे दिमाग में अगर हम एक बार लिखना स्टार्ट कर दे, फिर जो भी रैंडम चीज हमारे दिमाग में आती है हम वही लिखना शुरू कर देते हैं। तो उस वजह से ना एक लॉजिकल फ्लो, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स नहीं बन पाता। तो पहले अगर 10 मिनट हमने अच्छे से इस चीज के ऊपर ब्रेनस्टॉर्म कर लिया तो वो हमें मदद करेगा एक अच्छा ऐसे लिखने के अंदर। आई होप ये बातें आपको समझ आई होंगी। मैं कुछ पॉइंटर्स भी लाया हूं, जैसे फॉर एग्जांपल इन चारों में से, ठीक है, आपको चारों में से जो आपको सबसे आसान लगे उसको आप देख पाओगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन डेप्थ नॉलेज की यहां पे जरूरत नहीं है, पर यहां पे असेस ये किया जाता है कि आप अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने अच्छे ढंग से यहां पे आंसर कर पाओगे। एंड जैसा मैं आपको कह रहा था, जनरल स्टडीज पेपर की और एसए की जानकारी यहां पे बिल्कुल काम में आती ही आती है। ठीक है, अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि यार पता नहीं मैं कैसे लिख पाऊंगा, तो जब आप, जो आपका पेपर 1 है जो 20 सितंबर को होगा, जो आपका एसए का, आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, थोड़ा बहुत तो उसमें लिख रहे होंगे, तो वो जो आपने प्रैक्टिस करी अपने हाथों से आंसर राइटिंग करने की, वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको यहां पर काफी मदद देने वाली है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया एस्से का, जहां पर हमें 100 मार्क्स का एक एस्से लिखना होता है। इन 4 ऑप्शंस में से हमें कोई भी एक चूज करना होता है एंड अकॉर्डिंगली हम अपना एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं 600 वर्ड्स के अंदर। ठीक है, नॉर्मली हर पेज पे 100 वर्ड्स आते हैं ऑन एन एवरेज, तो 6 से 7 पेजेस नॉर्मली मिलते हैं आपके आंसर शीट्स के, तो उनके अंदर आप लिखोगे तो एवरेज इसी के आसपास बनेगी। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली 600 वर्ड्स के आसपास लिख सकते हो। काफी बच्चे पूछते हैं सर 600 का मतलब क्या 600 वर्ड हमें काउंट करके बैठना है? नहीं, ऐसा नहीं है। 600 वर्ड्स अप्रोक्सीमेशन है, तो यानी कि अगर 600 वर्ड्स बोल रहा है तो आप 550 भी लिखोगे, दैट इज ऑल्सो ओके। 650 तक चला गया, दैट इज ऑल्सो ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने 600 वर्ड्स बोला है एंड आप 100-200 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट कर दो, दैट इज इनकरेक्ट, तो नंबर आपके कम आएंगे। ऐसा भी नहीं करना 600 वर्ड्स पूछा है आप 1000-1200 वर्ड्स का ऐसे लिखाओ, वो भी बात गलत है। उसके आसपास लिख सकते हो, मतलब 10% कम 10% ज्यादा हो जाएगा तो वो चलेगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, ये हमारा पहला कंपोनेंट था। दूसरा कंपोनेंट हमारा है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। और देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका टोटल 75 मार्क्स का आपका होल्ड करता है। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं तो आपका जैसे पेपर 300 मार्क्स का था ना, उसमें से 75 मार्क्स आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होल्ड करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 25% आपका यहीं से आता है, तो यानी कि डेफिनेटली ये भी बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखो होता क्या है, जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, जैसे यूपीएससी 2023 का पेपर आपके सामने है, ये इस तरह से ना आपके सामने ऐसे एक पैसेज होगा, मल्टीपल पैसेजेस भी हो सकते हैं। आपको क्या करना है, इस पैसेज को एक बार गो थ्रू करना है, राइट। आप चाहो तो पहले क्वेश्चन भी देख सकते हो, दैट इज ऑल्सो, काफी लोग बच्चे ऐसा भी करते हैं कि पहले क्वेश्चन देखते हैं एंड फिर देखते हैं कि पैसेज में कहां कहां पे क्या चीज मेंशन है। तो इस तरह से आपको पूरा पैसेज आपके सामने होगा एंड उसके हिसाब से टोटल आपके पास, यस, आई थिंक इसके बाद एक स्लाइड मिस हो गई है। एक्चुअली आप इस पैसेज को पढ़ोगे ना, तो पैसेज के बाद आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे आप पैसेज कंप्लीट करोगे ना, उस पैसेज कंप्लीट होने के बाद आपके सामने 5 क्वेश्चन आएंगे, राइट। एंड हर आपका जो क्वेश्चन होगा वो होता है 15 मार्क्स का, यानी कि 15 × 5 क्वेश्चन इज इक्वल टू
75 मार्क्स। ठीक है, और जो आपकी ऐसे मेंस की शीट होती है वो ऐसे डिवाइडेड होती है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन होगा, फिर यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा। तो यानी कि इन दोनों के बीच में ना थोड़ी जगह होती है, इन दोनों के बीच में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के बीच में ये जो जगह है ना, इस जगह के अंदर ही आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं इस स्पेस की, तो आप 3 से 4 सेंटेंसेस तक मतलब मैक्सिमम यूज कर सकते हो, मतलब प्रॉपर ऐसे ना कुछ 50 वर्ड्स के आसपास आप इसको यूज कर पाओगे। हालांकि अगर मैं बात करूं, यूपीएससी ने ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं किया, पर कोशिश की है कि आप अपने आंसर्स क्लियर, करेक्ट और कंसाइज लैंग्वेज में लिखेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली इतनी जगह होती है कि 2 क्वेश्चन आपके एक शीट के ऊपर होते हैं। पहले क्वेश्चन के लिए आप यहां पे आंसर करोगे एंड दूसरा क्वेश्चन आपका यहां पे रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली शीट के ऊपर भी सेम चीज होती है, क्वेश्चन तीसरा आपका यहां पे, उसका आंसर आप यहां पे दीजिएगा। क्वेश्चन 4 यहां लिखा होता है, उसका आंसर आप यहां देख सकते हो। एंड फिर नेक्स्ट वाली शीट के ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे होता है, फिर वो पूरी शीट ब्लैंक होती है। ठीक है, फिर अगला सेशन आता है। तो इस तरह से आपके सामने 5 क्वेश्चन आते हैं और 15-15 मार्क्स के। काफी ये वाला सेक्शन इजी रहता है। मैंने जो नोटिस किया है वो ये नोटिस किया है कि अगर आप ना इस पैसेज को ठीक से पढ़ते हो, पैसेज को अच्छे से समझते हो, तो आप अपने भाषा में भी मतलब कुछ एक कीवर्ड्स आप यहां से डेफिनेटली लोगे, पर थोड़ा बहुत आप उनमें डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ क्वेश्चन आप अपने लैंग्वेज के अंदर भी उसको लिख पाओगे। एंड अगर बात करूं ना इन 5 क्वेश्चंस की, तो 5 में से जनरली आपके जो 4 सवाल होते हैं वो आपको डायरेक्टली उसके आंसर आपको पैसेजेस में मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। एक आधा क्वेश्चन हो सकता है डेफिनेटली कि जिस केस के अंदर आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा मेरी एडिशनल लैंग्वेज, एडिशनल नॉलेज डिमांड कर रहा है, पर 5 में से 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनका जवाब आपको पूर्ण रूप से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी मिलेगा। एक आधा क्वेश्चन कोई ऐसा होगा जहां पर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा, जिसका जवाब डायरेक्टली आपको पैसेज में नहीं देखने को मिलेगा, उसका कुछ इनडायरेक्ट कनेक्शन होगा, तो वो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा एक टफ रहता है। बट अदरवाइज बाकी चीजें हमें यहां पर पैसेज को ही देखने को मिल जाती हैं। जैसे मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा कि जैसे मान लो ये, जैसे आप पढ़ पा रहे होंगे यहां पर ना राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन के बारे में बात करी गई है। फिर वो क्वेश्चन जो जनरली होते हैं वो ऐसे होते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, कैसा रिलेशनशिप है, क्या रेसिप्रोसिटी है, ऑल दोस थिंग्स। तो बेसिकली अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, अगर आप कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर्स इंग्लिश के अंदर पढ़ते रहे हो, तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए आसान होगा। जो बच्चे कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम से हैं एंड वो इतना कंफर्टेबल नहीं फील करते इंग्लिश को पढ़ने के अंदर, उनके लिए मेरा यही है कि थोड़ा सा ना 2 चीजें आप कर सकते हो। थोड़ा सा अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब इंग्लिश को पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकते हो। मे भी आप कोई भी न्यूज़पेपर, चाहे आपका इंडियन एक्सप्रेस हो गया या द हिंदू हो गया, उसके आर्टिकल पढ़ने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, तो थोड़ा सा आपकी इंग्लिश और बेहतर हो पाएगी। दूसरा तरीका ये होगा कि जितने भी यूपीएससी ने अभी तक पिछले 4-5 साल के आप यूपीएससी के आप पेपर्स निकाल लीजिए, उनके ये टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप डेली बेसिस के ऊपर एक दो पैसेज भी इस तरह से पढ़ते हो, उनको आंसर करने की कोशिश करते हो, यू विल फाइंड कि आप इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन है इसमें और भी बढ़िया हो पाओगे। ठीक है, तो ये काफी इजी वाला सेक्शन है, ये काफी अच्छा स्कोरिंग है, क्योंकि आप नोटिस कर रहे हो आपको बस क्वेश्चन ढूंढना है, क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखना है कि पैसेज में वो चीजें कहां पे मेंशन्ड है, उस पैसेज को समझने की कोशिश करनी है, एंड फिर जो पूछ रहा है उसके हिसाब से आंसर करना है। एंड इसी प्रोसेस के आपको हर क्वेश्चन में 15 नंबर है, तो टोटल आपका ये सेक्शन 75 मार्क्स का बन जाता है। तो बहुत कम टाइम के अंदर ना आप पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। बस बशर्त ये होती है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन या जो पूरा आपका पैसेज है अच्छे से समझ आया हो। अगर समझ में आ चुका है तो बड़े आराम से आप उस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये तो आपका सेकंड पार्ट हो गया। तीसरा हमारा जो पार्ट रहता है वो होता है हमारा प्रेसी राइटिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, ऐसे हमने समझ लिया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। थर्ड होता है प्रेसिंग राइटिंग। काफी बच्चों के लिए ना कई बार ये चैलेंजिंग होता है। ठीक है, क्योंकि कई बार पता नहीं होता कि यार कि कितना टाइम लगाना चाहिए इस चीज के ऊपर, या कई बार टॉपिक समझ नहीं आता, इस तरह की चीजों के ऊपर। अब मैं आपको समझाता हूं कि आखिर ये है क्या। देखो आपके सामने ना इस तरह से एक बड़ा सा पैसेज दिया होगा, ये तो बिल्कुल एक छोटा सा हिस्सा मैं आपके सामने लाया हूं, एक बड़ा सा आपके सामने पैसेज होगा, आप उसको पढ़ोगे और एट द एंड ऑफ द
जहां पे ये खत्म होगा ना, वहां पे उसने मेंशन किया होगा कि जो पूरा लिखा गया है इसमें कितने शब्द थे। जैसे इस केस में आप नोटिस कर पाओगे 885 वर्ड्स हैं इस वाले पैसेज के अंदर, मतलब मल्टीपल पैसेजेस होंगे, उसके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इस आर्टिकल में थे 885। अब यूपीएससी आपको क्या बोलता है, यूपीएससी बोलता है कि भाई ये जो आपके सामने पूरा पैसेज था या पूरा आर्टिकल था जिसमें हमें 885 वर्ड्स देखने को मिले, इसका एक प्रेसी लिख दो। प्रेसी का मतलब होता है उसकी एक समरी कह सकते हो, पर समरी आपके शब्दों में, आपके शब्दों में उसकी समरी कितने शब्दों के अंदर, 1/3 के अंदर। यानी कि अगर मैं बात करूं ना, जैसे इसने बात करी है 885 वर्ड्स है इसके अंदर, अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 295 वर्ड्स बनेंगे। यानी कि आपके सामने जो ये आर्टिकल दिया गया है इसमें तो 885 वर्ड्स थे, पर आपको इसकी प्रेसी लिखनी होगी लगभग 1/3, जो कि बनता है 295 वर्ड्स। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर हम कैसे पता लगेगा कि 295 वर्ड्स आएंगे। देखो, जो यहां पर यूपीएससी आपको आंसर शीट देता है ना प्रेसी के लिखने के लिए, वो इस तरह की आंसर शीट होती है। अगर कुछ बच्चों को दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बता दूं, ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं इसमें, ठीक है, ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं एंड उनके सामने यहां पे मार्किंग भी होती है, जैसे यहां पे 10 लिखा होगा। तो यानी कि ना, अगर आपको उस वाले पैसेज की या उस वाले आर्टिकल की जिसमें 885 वर्ड्स थे, तो आपको एक आइडिया लगता रहेगा आपने शब्द कितने लिखे। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो आपने कोई सेंटेंस लिखा है, लेट्स से आप ऐसा कुछ लिख रहे हो, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब पहली चीज तो ये आपको समझ आ जाएगा, आ गया होगा कि हर बॉक्स के अंदर आपको एक एक शब्द ही लिखना है, 2 शब्द नहीं लिखने, एक ही शब्द लिखना है। जैसे आप ये सेंटेंस लिखोगे आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा कि यार ये 10 शब्द मैंने यहां तक लिख लिए हैं, 11वां ये शब्द हो गया। तो आपको ना खुद ट्रैक रखने की जरूरत नहीं है, ये यहां पे नंबरिंग होती है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इस तरह से। तो नंबरिंग ऑलरेडी करी गई है। आपको बस क्या करना है, आपको बस ये देखना है कितने वर्ड्स थे, 885। तो 885 का 1/3 हो गया 295। तो आपको ना जहां पे 295 लिखा होगा, ठीक है, 295 जहां पे लिखा होगा उसके आसपास शब्द लिखने हैं। अब कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर ये 295 के एग्जैक्ट लिखने हैं। अरे नहीं, 295 एक अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। तो जैसे मान लो इस केस में हमारा 885/3 बना था 295। तो अगर इससे 10 शब्द कम या 10 शब्द ज्यादा भी लिख दिए, मान लो 285 से लेके आपने 305 भी लिख दिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, एग्जैक्ट लिखने तो वर्ड बहुत मुश्किल है, पर उससे 10-15 वर्ड्स कम या 10-15 वर्ड ज्यादा भी लिख दिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे 885 वर्ड्स दिए हुए थे, उसने बोला 1/3 में लिखो, आप 600 वर्ड्स का लिखा है, क्योंकि जगह होती है वहां 600 वर्ड्स लिखने की, पर ऐसा नहीं करना। क्लियरली उसने मेंशन है ना 1/3 वर्ड्स के अंदर लिखना है, तो आपको उसके आसपास से 10-15 वर्ड्स ऊपर नीचे कर सकते हो, उससे ज्यादा मत करना। ऐसा मत करना कि 885 वर्ड्स का 600 वर्ड्स में लिखा है या सिर्फ 100 वर्ड्स में लिखा है, वो चीजें गलत है, वहां पर नंबर कटेंगे। तो खुद नोट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको यहां पे काउंटिंग मेंशन्ड होती है। ध्यान रखना, हर एक बॉक्स के अंदर आपको एक ही शब्द लिखना है। कुछ लोगों का ये भी डाउट आता है कि सर मुझे मान लो कहीं पे कॉमा लिखना हो तो क्या अलग बॉक्स के अंदर लिखूंगा? नहीं, कॉमा लिखने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लो आप लिख रहे हो ना, लेट्स से वेस्ट लिख रहे हो, तो वेस्ट के साथ ही कॉमा आ जाएगा। या फुल स्टॉप डालना है मान लो ईस्ट के बाद, तो ईस्ट के बाद आप फुल स्टॉप डालोगे तो साथ में ही फुल स्टॉप डाल दोगे। यहां पर इंपॉर्टेंट बात, आपको ये जो पूरे 295 वर्ड्स मान लो या जितने भी वर्ड्स लिखने हैं, उसमें कोई पैसेज देने की जरूरत नहीं होती कि यहां पे पैसेज शुरू, यहां पे पैसेज खत्म, नहीं। आप एक ही पैसेज के अंदर पूरी समरी लिख सकते हो, राइट। एक चीज और, यहां पर यूपीएससी साफ साफ मेंशन करता है कि आपको यहां पर टाइटल देने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे टाइटल लिखाते हैं, टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे आप डायरेक्टली उसको शुरुआत उसकी कर सकते हो। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो आपको करना क्या होगा, बहुत अच्छे से केयरफुली आप पैसेज को पढ़ोगे, उसको समझोगे, उसका कोर आइडिया क्या है, कोर थीम क्या है, वो आप करने की कोशिश करोगे। यहां पर एक चीज और भी कर सकते हो, जैसा मैंने आपको कहा था कि पेपर के एंड में आपके पास कुछ ब्लैंक शीट्स होती हैं, कुछ रफ वर्क वाली शीट्स होती हैं, वहां पर एक आप रफ समरी भी बना सकते हो अगर आप चाहो तो, जहां पर सारे के सारे एसेंशियल पॉइंट्स होंगे जो कि आप उसमें फिट करना चाहोगे। ठीक है ना, बहुत ज्यादा बॉक्सेस आपको अवॉइड करने हैं, राइट। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए।
विद रिगार्ड्स टू आपका प्रेसी वाला चीज। ठीक है, तो बेसिकली आप एक रफ ड्राफ्ट बना सकते हो। अच्छा, कुछ बच्चों का कई बार ये भी डाउट आता है, या कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, कई बार वो कहते हैं कि सर 1/3 शब्दों में लिखना है, तो ऐसा करते हैं कि पहले उन्होंने पहली लाइन लिख दी, फिर 2 लाइन छोड़ दी, उसके बाद अगली लाइन ये लिख दी। ऐसे मत करना, इस चीज को यहाँ पे प्रेसी नहीं बोलते। प्रेसी का मतलब बहुत सिंपल चीज है कि इसने इतना बड़ा कुछ लिखा है 900 वर्ड्स का, आप उसको संक्षिप्त में समझा दो बस, दैट इज द पर्पस। तो कई बार क्या होता है ना, बच्चे पहली लाइन लिख लेते हैं, एक लाइन छोड़ देंगे, फिर अगली लाइन लिख देंगे। क्या आपको लगता है उससे सेंस बनेगी? नहीं बनेगी ना। आपको कोर आइडिया अपना प्रेजेंट करना है वहां पे, अपने शब्दों में करना है। ऐसा मत करना कि एग्जैक्ट पहली लाइन एज इट इज कॉपी कर दी, ये लो ऐसे लिख के दे दिया, वो प्रेसी थोड़ी लिख रहे हो फिर आप। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? जो कोर आइडिया है, जो कोर थीम है, वो सामने वाले तक प्रेजेंट होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना। और 1/3 वर्ड्स का थोड़ा जो लिमिट होती है उसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर आई थिंक ये सब चीजें आप ध्यान में रखोगे तो 75 में से काफी अच्छा स्कोर आपको प्रेसी में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे आखिरी वाले जो कंपोनेंट है उसके ऊपर, जो हमारा होता है यूजेज एंड वोकेबलरी के बारे में। अब ये वाला जो थोड़ा सेक्शन है ना, देखो ये थोड़ा ऐसा सेक्शन है, अगर आपको चीजें ऑलरेडी पता हैं तो बहुत अच्छा कर पाओगे। और क्योंकि देखो हमें मेंस के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं, ठीक है ना, जीएस पेपर सारे करने हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, अपने ऑप्शनल को पढ़ना होता है, एसए की तैयारी करनी होती है, तो उतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम ना ये सब चीजें करें। बट फिर भी एक बेसिक आइडिया हमें जरूर पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो आखिरी वाला कंपोनेंट है, ये टोटल 50 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि बाकी 3 तो हमने देख लिए ना। पहले हमने देखा एसए 100 मार्क्स का, हमने देखा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 75 मार्क्स का, आपका 75 मार्क्स का प्रेसी था। तो जो बाकी के 50 मार्क्स थे वो आपकी यूजेज एंड वोकैबुलरी से आते हैं। इस तरह से आपका पेपर हो जाता है टोटल 300 मार्क्स का। यहाँ पे अलग अलग तरह के सवाल होते हैं। मान लीजिए सेंटेंस गलत दिया हुआ है, उसको सही करो, मिसिंग वर्ड को सप्लाई करो, सही वर्ब को यूज करो, पर्यायवाची एंटोनिम और सिनोनिम्स को पूछ लेता है, या कुछ और चीजें होती है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह। आपको एग्जांपल से ही मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप यहां पे नोटिस कर पाओगे, ये पहला वाला टाइप है जहां पे बोला गया है कि जो आपके सामने सेंटेंस लिखा गया ना, इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ गड़बड़ है, इस गड़बड़ को पहचान के सही सेंटेंस लिखो। तो आपकी जो आंसर शीट होती है ना, उसमें पता क्या होता है, ये पहले और दूसरे के बीच में कुछ गैप होता है, थोड़ी और जगह होती है। तो ये तो आपका क्वेश्चन पेपर है ना, आंसर शीट में थोड़ा गैप होता है। तो ये जो गैप होता है ना, इस गैप के अंदर आपको क्या लिखना होगा, इसका सही जवाब। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां लिखा गया है द बुक कंप्राइजेस ऑफ 12 चैप्टर्स। यहां गड़बड़ पता क्या है, हम जब भी लिखते हैं तो ऐसे आता है द बुक कंप्राइजेस 12 चैप्टर, यहां ऑफ की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हमें ऐसा नहीं कि ऑफ काट देना है, हमें यहां पे ये सेंटेंस लिखना होगा। ये लिखा ना, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर मेकिंग करेक्शन। तो हम लिखेंगे द बुक कंप्राइजेस 12 चैप्टर्स। अगर आपको कुछ और भी लगता है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको गलती आपको पहचान के जो भी सही सेंटेंस होगा वो लिखना है। ये मत लिख देना यहां पे ऑफ लिख दिया, नहीं। कुछ बच्चे ऐसी गलती भी करते हैं। साफ साफ उसने मेंशन किया है कि पूरा का पूरा सेंटेंस आपको लिखना होगा आफ्टर मेकिंग द नेसेसरी करेक्शन। एक आपको और बता देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस है, यहां पर कह रहा है इफ आई विल हैव टाइम आई शैल विजिट द आर्ट एग्जीबिशन। अब आप नोटिस करो यहां पे विल की क्या जरूरत, सिंपली आप ऐसे लिखोगे ना, इफ आई हैव टाइम आई शैल विजिट द आर्ट एग्जीबिशन। तो आपको ये सेंटेंस यहां पे लिखना होगा करेक्ट फॉर्म के अंदर। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, जो खाली जगह आपके पेपर के अंदर होगी, इफ आई हैव टाइम आई शैल विजिट द आर्ट एग्जीबिशन। उसी तरह से जैसे मान लो ही बॉट द बुक बिफोर ही मेट मी, ये भी गलत है। यहां पर भी आपकी वर्ड मिसिंग है, वर्ब जो होता है। इसमें आप क्या लिखोगे, यहां पे ही हैड बॉट द बुक बिफोर ही मेट मी, यहां पे हैड मिसिंग है ना। तो आप सिर्फ हैड मत लिखना, पूरा सेंटेंस लिखना है, ही हैड बॉट द बुक बिफोर ही मेट मी। इसी तरह से शी इज सीनियर देन मी इन सर्विस, शी इज सीनियर टू मी इन सर्विस होता है। ठीक है ना। तो जो भी आपको गलतियां होंगी, ऐसे आपको गलतियां पहचाननी पड़ेंगी इन सेंटेंसेस के अंदर, फिर सही सेंटेंस जो होता है वो मेंशन करना होगा। तो इस तरह से आपके ना आई थिंक ये 10 मार्क्स का ये आएगा। ठीक है, 10 मार्क्स का आपका ये आएगा, हर एक एक नंबर का होता है। तो इस तरह से आपके 10 टाइप क्वेश्चंस होंगे इस तरह से, एक मार्क्स के, जो आपको 10 नंबर यहां पे दिलवा सकते हैं। इसके अलावा यहां पर अगला वाला इसी के अंदर आएगा, ये 5 मार्क्स का होता है, सप्लाई द मिसिंग वर्ड्स। राइट, यहां पर आप नोटिस कर पाओगे कि आपके सामने एक सेंटेंस होगा,
और कुछ बीच में यहाँ पे ब्लैंक्स हो जाएंगी। उस ब्लैंक को आपको फिल करना होगा। यहां पर भी ना नीचे जगह होती है, यहाँ पे आपके जगह होती है आई थिंक यहाँ पे, ठीक है। तो उस स्पेस के अंदर आप मेंशन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है द ट्रेन विल डिपार्ट द प्लेटफॉर्म नंबर 5, तो बिल्कुल यहाँ पे फ्रॉम आएगा, ठीक है। तो जो भी मिसिंग वर्ड है यहाँ पे आप फ्रॉम इसका आंसर लिख सकते हो कि इस ब्लैंक के अंदर फ्रॉम आएगा, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जो भी आप इस तरह से आपको जो भी आपको लगे, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ माय सिस्टर, ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑफ लिख सकते हो इस तरह से। जो भी आपको इस तरह से मिसिंग वर्ड लगता है ना, उस मिसिंग वर्ड को आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में नीचे लिख सकते हो। इसके अलावा करेक्ट वर्ब यूज करने के लिए वो आपसे पूछता है कि करेक्ट वर्ब आप यहाँ पे बताइए, ठीक है। तो ये भी 5 नंबर का होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देख लो, शी डैश द न्यूज़पेपर व्हेन आई सॉ हर। अब उसने ब्रैकेट में रीड लिख दिया है। अब आपको रीड की सही वर्ब डालनी है। क्या लिखोगे? आप बोलोगे सर शी वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर व्हेन आई सॉ हर। तो आपको यहां पे जो आपकी आंसर शीट वाला एरिया होगा वहां पर आप लिख दोगे वॉज रीडिंग। इन अ सिमिलर मैनर जैसे ये है इफ वाटर फ्रीजेस इट डैश टू आइस, और यहां पे उसने बोला कि टर्न की सही आप वर्ब यूज कीजिए, तो सही वर्ब क्या होगी? टर्न्स। इफ वाटर फ्रीजेस इट टर्न्स टू आइस। ऐसे और भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया 5 मार्क्स का। इसके अलावा आपके इंटोनिम्स हो गया, ठीक है, सिनोनिम्स और इंटोनिम्स। ये इंटोनिम्स हैं। इंटोनिम्स मतलब होता है आपके जो विपरीतार्थी शब्द जो होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एमिग्रेशन, एमिग्रेशन का उल्टा होता है आपका इमिग्रेशन, ठीक है। नेगेटिव का होता है पॉजिटिव। तो इस तरह से आपके जो भी आपके टर्म्स गिवन हैं, इन टर्म्स का आपको अपोजिट बताना होता है, एंटोनिम बताना होता है। ध्यान से पढ़ना क्या पूछा हुआ है। जैसे इस केस में एंटोनिम पूछा हुआ है। मैंडेटरी कोई चीज होती है तो कुछ चीज होती है आपकी ऑप्शनल होती है, राइट। इन अ सिमिलर मैनर आपके और क्या चीजें होती हैं? इसके अलावा आपके कुछ सेंटेंसेस आपको गिवन होते हैं और आपको इन सेंटेंसेस के जवाब लिखने होते हैं बिना उनका मीनिंग चेंज किए हुए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक आइडिया देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, जैसे ये वाला सवाल है ही लॉस्ट हिज पर्स, ही लॉस्ट हिज बाइसाइकिल, ठीक है। 2 सेंटेंसेस है, ही लॉस्ट हिज पर्स, ही लॉस्ट हिज बाइसाइकिल, एंड ब्रैकेट में गिवन है कि भैया एक काम कीजिए, इन सेंटेंसेस को कंबाइन कीजिए बाय यूजिंग नॉट ओनली और बट ऑल्सो। ये 2 शब्दों को यूज करके आपको एक सिंगल सेंटेंस बनाना है। तो 2 सेंटेंस थे, ही लॉस्ट हिज पर्स, ही लॉस्ट हिज बाइसाइकिल। तो कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे सर ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज पर्स बट ऑल्सो हिज बाइसाइकिल। तो दोनों सेंटेंसेस को आपने कंबाइन कर दिया, एंड जो ये डायरेक्शन दी हुई थी कि आप नॉट ओनली यूज करिए एंड बट ऑल्सो भी यूज कीजिए, तो आपने एक ही सेंटेंस में बता दिया कि ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज बाइसाइकिल, सॉरी ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज पर्स बट ऑल्सो हिज बाइसाइकिल, ठीक है। इसी तरह से जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर इसने लिखा हुआ है कि ये 2 सेंटेंसेस हैं, द प्रॉब्लम इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट कैनॉट बी सॉल्व इजिली, और इनको भी सेंटेंस को कंबाइन करना है बाय यूजिंग TOO वाला 2 एंड TO वाला 2। तो कैसे करेंगे इसको? इसको हम लिख सकते हैं द प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लेक्स टू बी सॉल्व इजिली। तो TOO भी यूज कर लिया, TO2 भी यूज कर लिया, तो एक सेंटेंस बन जाएगा द प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लेक्स टू बी सॉल्व्ड इजीली। तो हर किसी चीज में ना, जैसे इसमें क्वेश्चन टैग ऐड करना होता है कि फ्यू स्टूडेंट्स न्यू द आंसर डिडंट दे, ठीक है, क्वेश्चन टैग आपने यूज कर दिया। तो जहां जहां पे बोला पैसिव वॉइस में चेंज करो, इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करो, तो चेंजेस आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो। तो इस तरह से ये चीजें होती हैं। एंड एक दो चीजें और होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर 5 मार्क्स के ये होते हैं जहां पर आपको इन पर्टिकुलर वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करना होता है। जैसे आप लोग सुनते हैं ना क्वारंटाइन वर्ड, तो क्वारंटाइन वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक सेंटेंस लिखना होगा यहां पे स्पेस के अंदर, और ऐसे वो वर्ड यूज करना पड़ेगा ताकि उसका मीनिंग क्लियर हो जाए। उसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपीडाइट हो गया, राइट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको सेंटेंस लिखना होगा ताकि मीनिंग क्लियर हो जाए। जैसे हम बोलते हैं ना कि प्लीज एक्सपीडाइट द प्रोसेस सो दैट इट कैन बी डन इन अ टाइमली मैनर। तो जैसे ही आपने एक्सपीडाइट को एक सेंटेंस में यूज किया कि हाँ थोड़ा प्रोसेस को थोड़ा जल्दी कीजिए, थोड़ा सही प्रोसेस में लेके आइए, तो सामने वाले को सेंटेंस पढ़ के एक्सपेक्ट का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। तो हमें इन सभी वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करना होता है। यहाँ पे नीचे आपको जगह होती है ना, उसमें आप सेंटेंस आप लिख सकते हो। हर एक चीज के लिए आपको 1-1 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा जो सबसे इजी वाली चीज है, जैसे आप यहाँ पे नोटिस करो, ये सेंटेंस गिवन होगा और आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, और आपको जो सही वाला ऑप्शन है वो नीचे लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पूछ रहे थे डैश गवर्नमेंट डिड नॉट लॉस्ट लॉन्ग, तो यहाँ पे 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, एक है कोइलिशन वाला, एक है कोलिजन वाला। अब आप जानते हो यार जो इस तरह से सरकार होती है
जब मिलजुल कर सरकार बनती है, जैसे अभी वाला जो इलेक्शन हुआ है उसमें भी कोलिशन गवर्नमेंट है, तो आपको वर्ड अगर पता होगा कि हाँ यार इस तरह के जब डिफरेंट डिफरेंट पार्टी साथ में मिलकर सरकार बनाती हैं तो उसको कोलिजन थोड़ी बोलते, कोलिजन तो टक्कर होती है, कोलिशन होता है जब साथ में मिलकर सरकार बन रही है। तो बस आपको जो सही शब्द है वो यहाँ पे यूज कर देना है। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जाम्पल द सन इज डैश फ्रॉम द अर्थ देन द मून, तो फर्दर आएगा फार्दर आएगा, ये हो गया। इसी तरह से वी रीच्ड एंड डैश एग्रीमेंट, क्या एमिकेबल होता है या एमिएबल? ऑब्वियसली एमिकेबल होता है, राइट। इसके अलावा और भी आप देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका देखो, कोर्स डैश आर मच इन डिमांड नाउ फॉर रीजंस ऑफ हेल्थ, तो कोर्स सीरियल्स होता है या सीरियल, मतलब एस से स्टार्ट होने वाला सीरियल आएगा या सी से स्टार्ट होने वाला, तो सी से स्टार्ट होने वाला आएगा, राइट। तो अगर एक बेसिक आइडिया भी होगा ना तो ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर पाओगे। इन अ सिमिलर मैनर जो आखिरी चीज यहाँ पे होती है वो आपके सामने कुछ इडियम्स या कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनको आप सेंटेंस में यूज कर सकते हो। अगर देखो आप इंग्लिश अच्छे से काफी टाइम से पढ़े आ रहे हो तो ये चीजें आपको पता होंगी, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो इनको भी आप देख सकते हो, पर मेरे कहने का पॉइंट आप एक चीज समझना, यहां पे आप नोटिस कर रहे हो कि 300 नंबर का पेपर था हमारे पास, उसमें से 100 नंबर तुम्हारे एसए के थे, 75 नंबर हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, 75 नंबर हमारे प्रेसी के थे, एंड आखिरी में 50 वर्ड्स 50 मार्क्स थे जहां पर आपके सिनोनिम्स हो गया या एंटोनिम्स हो गया, करेक्ट वाला हो गया, आपका सही वर्ड को चूज करने वाला हो गया, या फिर डायरेक्शन दी होती है उसके हिसाब से वो चीज़ करनी होती है, ईडियम्स या फ्रेजेस को यूज करना होता है। तो ये दरअसल में 50 नंबर वाली चीज़ ऐसी है जो अगर आपको अच्छे से पहले से पता है तो बहुत अच्छे से कर पाओगे, पर यहाँ पे मेहनत ज़्यादा है। पर आप नोटिस करो इसके अलावा भी तो 250 नंबर का ये पूरा पेपर है, इसके अंदर तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ऐसे लिखना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। चीजें हम पढ़ते हैं, जो आपको चारों में से आसान ऐसे लगे उसको एक प्रॉपर इंग्लिश टर्म्स के अंदर आप उसको यूज करोगे। इन अ सिमिलर मैनर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी आप अच्छे से टैकल कर सकते हो, गिवन द फैक्ट कि आप पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ो एंड उन टर्म्स को समझो एंड उनको आंसर करो कि क्या पूछा क्या गया है। एंड सेम चीज प्रेसी के रिगार्डिंग होती है। तो यानी कि 250 नंबर वाला पेपर तो तब है जब आपकी ना अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की अच्छी होगी, तब आप इसको अच्छे से कर लोगे। ये वाली कुछ चीजें होती हैं, आप 50 में से 20-25 नंबर आप शायद ला पाओगे अगर आप स्टार्टिंग से इंग्लिश नहीं पढ़ते आ रहे हो, पर बाकी में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। पर कोई बात नहीं, हमें तो टोटल कितने मार्क्स लाने हैं? टोटल हमें 75 मार्क्स ही लाने हैं, यानी कि बहुत ज्यादा यहाँ पे एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 200-250 नंबर लाके भी कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। हमें जो रैंक डिसाइड होगी वो तो बाकी एग्जाम्स के बेसिस के ऊपर होगी, यहाँ तो हमें बस 75 मार्क्स से ज्यादा नंबर लाने हैं ताकि बाकी पेपर चेक हो जाए, ठीक है। तो कोशिश क्या करो कि पहले तो जैसे सिलेबस को समझ लो, जो हमने आज समझ भी लिया है, थोड़ी बहुत अपनी ग्रामर और वोकेबलरी अच्छी होगी तो ये सब चीजें करने में आसानी होगी, चाहे वो सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया एस्से के अंदर, प्रेसी राइटिंग में सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया, या फिर ये जो यूजेज और वोकेबलरी वाली चीज थी यहां पर भी सिनोनिम एंटोनिम पता होंगे ना तो कर पाओगे। अब नेगेटिव का एंटोनिम पॉजिटिव होता है ये तो पता होना चाहिए ना यार। डू यू गेट माई पॉइंट? इन अ सिमिलर मैनर और क्या चीजें हो सकती हैं, थोड़ा आप रेगुलर बेसिस पे थोड़ा रीडिंग प्रैक्टिस जरूर कर सकते हो, चाहे आपकी वो न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर में आप एडिटोरियल्स को आप गो थ्रू कर सकते हो, उससे समय के साथ आपकी इंग्लिश बढ़िया होगी। आप प्रेस आप मैगजीन्स को गो थ्रू कर सकते हो, समझने की कोशिश करो कि इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में राइटर ने आखिर कहा क्या है, व्हाट ही इज मीनिंग टू से, क्या कहना चाह रहा है उस पर्टिकुलर चीज के अंदर आपका जो राइटर है। इसके अलावा थोड़ी बहुत राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हो, आपको जो एस्से की राइटिंग है स्पेशली वो आप जनरल स्टडीज से पहले जो आपका स्टार्टिंग में पेपर होता है वहां पर भी आपको हेल्प करेगा, 250 मार्क्स आपके वो काउंट होते हैं एस्से वाले, तो वो चीज आप वहां पर करोगे तो चीजें यहां पर भी मदद करेंगी। बाकी इसके अलावा ठीक है, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस इस वाले में काम नहीं आती, पर आपका जो पेपर 1 है आपका कंपल्सरी पेपर जो इंडियन लैंग्वेज वाला है वहां पे ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे मदद कर सकते हैं। मैं आपको आइडिया दे देता हूँ इस चीज का, होता पता क्या है, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल कि सुबह वाला जो पेपर था आपका वो आपने हिंदी भाषा के अंदर आपने चूज किया है देने की, तो वहां पर कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि हिंदी में आपके सामने कुछ एक छोटा सा पैसेज लिखा होगा, आपको उस पैसेज को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो ये कुछ चीजें होती हैं यहाँ पे, एंड आई थिंक वाइस वर्सा भी होता है, राइट। ये तो पहला पेपर का कंपोनेंट था, सेकंड में उतना नहीं होता। हाँ, आप एक चीज जरूर करिएगा, दैट इज आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप गो थ्रू कर सकते हो, जैसे 2023 का मैंने आपको पेपर दिखाया, इस तरह से 3-4 साल के पेपर आप गो थ्रू कर सकते हो एक चीज समझने के लिए कि कैसा ट्रेंड है। ज्यादा मुश्किल नहीं होता, नो डाउट अबाउट इट, पर 3-4 साल के आप पेपर डेफिनेटली गो थ्रू कर सकते हो ट्रेंड को समझने के लिए, कैसे कैसे आप आंसर कर सकते हो। आखिर देखो टाइम मैनेजमेंट, यहाँ वैसे ज्यादा दिक्कत नहीं आती एक्चुअल में, चाहे आपका एसए हो गया, आपके ऑप्शनल के पेपर हो गया या जीएस के पेपर्स हो गया, यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का ज्यादा दिक्कत आता है,
क्योंकि पेपर कंप्लीट करना अपने आप में चैलेंज बन जाता है। हालांकि इन केस ऑफ इंग्लिश पेपर दैट इज नॉट दैट बिग अ कंसर्न, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 ही चीज़ें करनी है अपने को। एक ऐसे लिखना है, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, एक प्रेसे लिखना है, एंड आखिरी में ये जो वोकेबलरी और यूजेज वाली चीज़ें हैं। तो उतना टाइम मैनेजमेंट का यहाँ दिक्कत नहीं आता है, तो इसको आप थोड़े आराम से कर सकते हो। बट फिर भी मैंने एक रफ सा आप सभी के लिए टाइम टेबल बनाया है या टाइम एलोकेशन बनाया है। थोड़ा बहुत इसमें आप चेंजेस कर सकते हो। 45 या 50 मैक्सिमम 60 मिनट्स तक आप इसको लेके जा सकते हो अपने ऐसे को। आधे घंटे में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। आपका ये ट्रांसलेशन इस केस में तो नहीं आएगा, ठीक है ना, ये ट्रांसलेशन पहले वाले में आता है, इसको आप हटा सकते हो। तो ये जो आधा घंटा था आप यहाँ दे सकते हो इसके 60 मिनट्स का। आधे घंटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, प्रेस राइटिंग को 45 मिनट, एंड लगभग आधा घंटा आपका यूज एंड वोकैबुलरी। तब भी आप नोटिस करोगे कि 15 मिनट आपके बच जाएंगे। ये 15 मिनट अकॉर्डिंगली आप कहीं पर भी दे सकते हो। तो यानी कि कहने का पॉइंट है ना, बहुत आराम से पेपर आपका निकल सकता है। बस आपको इंश्योर ये करना है कि थोड़ा बहुत पहले तो समझ लो कि आप कौन से लेवल पे हो। अगर आप ऑलरेडी इंग्लिश में लिखते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। पर जो बच्चे हिंदी माध्यम से है ना, उनको थोड़ा बहुत अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो ये पेपर आपका बहुत आराम से हो जाएगा। देखो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें लोग सजेस्ट करते हैं, मैंने भी आप लोगों के लिए बुक लिस्ट लाई है, बट दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। 2 चीज़ें जो आपको बिल्कुल करनी ही करनी है। एक चीज़ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पेपर डाउनलोड करने हैं, हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। दूसरा, आपको न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स को आप गो थ्रू कर सकते हो। न्यूज़पेपर से आपको GS1 में भी मदद मिलेगी, एंड आपकी इंग्लिश भी यहाँ पर इंप्रूव होती रहेगी। अगर ये सारे कॉम्पोनेंट्स का आप ध्यान में रखोगे तो आई थिंक दैट विल हेल्प यू। बाकी देखो, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि यार हर एक वर्ड का मुझे सिनोनिम या इंटोनिम पता हो, हर एक ईडियम या फ्रेज का आपका मतलब पता हो, क्योंकि वो सिर्फ 5 या 10 नंबर का ही गेम है। बाकी अगर आप 5-10 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगा भी रहे हो, बाकी के 290 नंबर भी तो हैं, वहां पर उतनी मेहनत नहीं चाहिए आपको। और हमें मार्क्स चाहिए टोटल 75 ही। तो बेसिकली थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ सकते हो, नो डाउट अबाउट इट। थोड़े एसेस की प्रैक्टिस कर सकते हो, थोड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स देख सकते हो कैसे लिखे जाते हैं। तो बुक लिस्ट मैंने आपके लिए दी है, बट इट इज ओनली फॉर रेफरेंस पर्पस। अदरवाइज अगर आपने ये 2 चीजें अच्छे से करी है ना, आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स और न्यूज़पेपर और मैगजीन आप गो थ्रू कर रहे हो, आई थिंक यू विल स्कोर रियली रियली वेल इन इंग्लिश कंपल्सरी पेपर, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पर जो 75 छोड़ो, 100-150 के मार्क्स भी आप आराम से अचीव कर सकते हो। राइट दोस्तों, ठीक है। तो ये था ओवरऑल पूरा एनालिसिस आपके पेपर का, इंग्लिश कंपल्सरी जो पेपर होता है। आई होप आप सभी को आज का जो सेशन था बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, एंड आपकी प्रेपरेशन के अंदर ये डेफिनेटली बूस्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आप लोग भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।